हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फार्माकोलॉजी के थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक। इट मींस आज हमारी जो फार्माकोलॉजी के थर्ड यूनिट है वो हमारी फिनिश हो जाएगी और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज इन द माइस्थेनिया ग्रेविस एंड द ग्लाउकोमा। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और पढ़नी है, माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे के ड्रग्स जो होती है, केवल उसकी ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ना है, उसका क्यों होता है और कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। ग्लाउकोमा क्यों होता है इसके सिम्टम्स के बारे में, उसके फार्माकोलॉजी के बारे में, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में भी पढ़ना है। तो इसीलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में डायग्रामेटिक, सबसे ज़्यादा मैं इसको डायग्रामेटिक ही समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी डिजीज है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसको एमजी के नाम से भी जाने जाते हैं, कि मोस्ट कॉमन हो जाती है। कुछ लोग इसके बारे में जान नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि हमको अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, हमको हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया, हमारा प्लेटलेट्स लेवल कम हो जाए, लेकिन उनको एक्चुअल में होता क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस होती है। ये चीज़ आपने बहुत सारे लोगों में ऐसे देखा होगा कि उनको अर्थराइटिस होती है, वो दवा अर्थराइटिस की खाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नर्व इम्पल्स कंडक्शन की दवा खाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनको होता है माइस्थेनिया ग्रेविस और वो खाते हैं किसकी ड्रग, हमारी दूसरी डिजीज के ड्रग खाते हैं, अर्थराइटिस के ड्रग खाते हैं, तो कहाँ से आराम हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी दिक्कत हो आपको तो सबसे पहले आप टेस्टिंग कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, एमआरआई कराइए, उसके बाद ही आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। ऐसे उनको तो दवाई मत लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के ऊपर में। तो ये मेरा काम था समझाने के लिए, क्योंकि एक्ट एज मैं एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मेरा एक काम बनता है कि मैं आपको समझाऊँ। तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस होती है हमारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है या डिसऑर्डर होता है, जो कि क्रोनिक भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। और ये क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब उसको डिग्रेडेट कर देते हैं। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में कुछ हम इस डायग्राम से समझ लें। आपने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा, इम्पल्स कंडक्शन, एक्शन पोटेंशियल, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन पढ़ा। तो सबका जो सार निकल कर ये आया कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो प्री सिनेप्टिक नर्व में या प्री सिनेप्टिक जंक्शन में सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या होते हैं, एक गुच्छे में बंधे होते हैं। वहाँ पर जब सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है या इफ्लक्स होता है तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ हमारे करंट जनरेट होते हैं, जिसके वजह से वो हमारे क्लेफ्ट टूट जाती है या सीधे सीधे कहीं फट जाती है, वहाँ से हमारे न्यूरॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद वो कहाँ पर जाते हैं, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक जो जंक्शन होते हैं वहाँ पे हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, चाहे वो निकोटिनिक हो, मुस्कुरानिक हो, अल्फा हो या बीटा हो, जो एड्रेनर्जिक मतलब जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं अल्फा बीटा होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से होकर जाकर बाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ पे सिनेप्टिक लेफ्ट है, सोडियम कैल्शियम अंदर गया, उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और यहाँ से हमारे न्यूरॉन्स निकल के यहाँ पर आके हमारे सिनेप्स से होते हुए कि निकोटिनिक या मस्कुलर रिसेप्टर पे जाकर ये हमारे बाइंड हो गए। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये क्या हो रहा है, ये इसी का एक अपरूप है, केवल मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर डिस्ग्रेशन होता कैसे है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ उसको आप पढ़िए, तो उसको आप पढ़ लेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये होता क्यों है, मतलब इसका माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्यों है। जब हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम जो कि हमको किसी भी बाहरी, चाहे वो फॉरेन मटेरियल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, उससे हमको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, इसका मतलब कि उससे हमको बचाती है, तो वो अपने अंदर एक एंटीबॉडी जनरेट करती है जो कि उस फॉरेन मटेरियल को, उस बैक्टीरिया को या उस फंगाई को या उस कोरोना वायरस को मारने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझ लिया। तो अब यहाँ पर देखिए आपके प्री सिनेप्टिक है, पोस्ट सिनेप्टिक है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा चीज़ हुआ, ठीक है, ऐसी चीज़ हुआ कि आपको यहाँ पर लगा, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को लगा कि भाई ये हमारे लिए अनएसेंशियल चीज़ है, कि ये एसेंशियल नहीं है और ये हमारे बॉडी में अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। तो इसीलिए क्या करेगा, इस पर ये क्या करेगा, अपनी एंटीबॉडी बैठा देगा। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगा, ये जो निकोटिनिक और मुस्कुलिन रिसेप्टर होते हैं या अल्फा रिसेप्टर या क्योंकि यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस के बात चलिए तो यहाँ पे निकोटिनिक और मुस्कुलिनिक जनरली लिया जाता है, एड्रेनर्जिक नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, मुस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को यहाँ पे एंटीबॉडी बना देगा। अब जब यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी तो इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब जनरली परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ से जब एसिटाइल कोलिन जनरेट होगा या पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा तो रिसेप्टर को खाली ही नहीं पाएगा, तो बैठेगा कहाँ। अब यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा, जस्ट हमने स्केलेटल मसल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब एसिटाइल कोलिन हमारे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो हमारी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर जब हमारे एसिटाइल कोलिन हमारे रिसेप्टर से बाइंड कर ही नहीं पाएंगे तो वहाँ पर आपको पैरालिसिस रिलैक्सेशन काज हो जाएगा। अब उसका असर क्या होगा कि आप लेजी पर रहेंगे, आलसी हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पूरे बॉडी में मतलब क्या जगह दर्द रहेगा, आप क्या जगह वीक हो जाएंगे। तो ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, इसका ये होता है मैकेनिज्म। तो यहाँ पे
इम्यून सिस्टम थॉट मतलब सोचता है दी अनवांटेड मटेरियल बाइंड विद द रिसेप्टर कि इस रिसेप्टर से कुछ अनवांटेड मटेरियल जाके बाइंड अप हो रहा है एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी व्हिच डिस्ट्रैक्ट द एन रिसेप्टर। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एन रिसेप्टर पे एंटीबॉडीज आ गई, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया मतलब डिग्रेडेट कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी एसिड जाके बाइंड नहीं कर पाएगा जिसका क्या नो कॉन्ट्रिक्शन अकर, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रिक्शन अकर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी कहानी है माइस्थीनिया ग्रेविस की। तो आई होप आपको अगर माइस्थीनिया ग्रेविस की कहानी समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हमने जान ली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है अगर ये आपके बॉडी के अंदर हो जाए तो होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसका सिम्टम्स पहला आता है पेन इन द बॉडी, आपके बॉडी में पेन हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जनरल हो जाता है। उसके बाद जो इसका एक्चुअली में होता क्या है, पिटोसिस हो जाता है। पिटोसिस का मतलब क्या होता है कि आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, मतलब सही से जैसे कहते हैं ना कि हाथी को एक चीज़ का 10 गुना दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से आपको 10 गुना दिखाई देने लगेगा। मतलब एक आदमी आपको 4 आदमी दिखाई देने लगेंगे। डबल विजन, कोई भी चीज़ आपको डबल दिखाई नहीं देने लगेगी। डिफिकल्ट इन द स्वॉलिंग एंड द चीविंग, मतलब आपको निगलने में और खाने में चीविंग करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। एंड कैन कॉज पैरालिसिस, और पैरालिसिस भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल रीजन में हमने ये पढ़ा है कि अगर हम स्केलेटल मसल रीजन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो पैरालिसिस है, ठीक है। उसके बाद इसके डायग्नोसिस, इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपकी एंटीबॉडी जो होंगी उसका डिटेक्शन किया जाएगा। अगर वो एबनॉर्मल उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर, अगर मान लीजिए कि आपका जो भी हमारे रिसेप्टर की एंटीबॉडी होगी, चाहे निकोटिनिक एंटीबॉडी हो जाएगी या मुस्कैनिक एंटीबॉडी का जब हम केमिकल टेस्ट करेंगे या बायोलॉजिकल टेस्ट करेंगे या ब्लड टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेक्शन करेंगे कि वहाँ पे कितने मात्रा पे हमारे ये प्रेजेंट, ये एंटीबॉडी कितने मात्रा में प्रेजेंट है। उसके आधार पे हम बताएंगे कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं है। वैसे माइस्थीनिया ग्रेविस की जो फर्स्ट फेज होती है वो सभी के अंदर पाई जाती है। अगर ये ना पाई जाए तो आपके जो मसल्स में रिलैक्सेशन होता है वो हो ही ना, तो ये क्या हो जाती है, एक क्रोनिक डिजीज हो जाती है, एक्यूट टू क्रोनिक चली जाती है। तब इसको हम ज़्यादा ट्रीट करने के लिए अति आवश्यक हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन टेस्ट। अब नर्व कंडक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो नर्व का कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल कि वहाँ उस नर्व पे कितना कंडक्शन आ रहा है, वो कितना ट्रांसमिट हो रही है या नहीं हो रही है, इसका हम किस पे करते हैं, एमआरआई के द्वारा चेक करते हैं। तो वहाँ पर आप नर्व कंडक्शन टेस्ट या एमआरआई भी वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा आप नर्व को देख लेते हैं कि उसमें कितने पल्स चल रही, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये कितना कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सब आप वहाँ पर देख के फिर उसके बाद पेशेंट को आप बता सकते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस है या कुछ और है। उसके बाद आता है सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये ग्राफी जो आ गया तो इसका मतलब कुछ न तो कुछ ग्राफ बनेगा, जैसे एमआरआई हो जाएगा या एंजियोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो इट मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। कहने का मतलब क्या है कि जो मसल्स में सेल पाई जाती है, जो सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाती है, वो उसको मेजर कर लेता है। एमजी पेशेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड। अगर उस माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट हो तो इसको मतलब देखिए, अगर माइस्थीनिया ग्रेविस तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो नर्व का स्टिमुलेशन नहीं होगा। जब नर्व का स्टिमुलेशन नहीं होगा तो आपके मशीन में कुछ बताएगा नहीं। कि जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब कोई मरने वाला होता है तो वहाँ पर एक डिवाइस लगाया जाता है जहाँ पे उसकी हार्ट बीट बताई जाती है, और एक बार सीधा लाइन आ जाती है तो उसको मारा घोषित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से जब आपके मसल्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा, उसी प्रकार से सिग्नल लाइन आपको दिखाई देगी, तो इसका मतलब आपको माइस्थीनिया ग्रेविस आपको वहाँ पे हो गया है, आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मतलब इसका जो इलाज होता है वो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ड्रग ट्रीटमेंट आता है, एक सर्जरी भी होता है, एक लेजर ट्रीटमेंट भी होता है। तो ड्रग ट्रीटमेंट में आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्टेज हमारी एक ड्रग आती है जो क्या करती है कि एंटीकोलिन स्टेज पर सबसे पहले समझे एसिटाइल कोलिन स्टेज क्या होता है कि जो कि एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करके एसिटिक एसिड एंड कोलिन में मतलब क्या कहा जाता है, मेटाबोलाइज किया जाए, तोड़ देता है। और वही जो एंटी एल्कोलिन स्टेज होता है वो क्या करता है कि जस्ट इसका अपोजिट, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता है। और जब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता तो वहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन है वो अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पे रिलीज होती रहेगी, बनती रहेगी, और उसके बाद अपने किसी न तो किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड कर देगी। तो दीज ड्रग रिड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एसिटाइल कोलिन। ये जो ड्रग होती है मेटाबॉलिज्म किसकी, एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यूस्टिग्मिन हो गई, ये फर्स्ट लाइन की ड्रग है। ये जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की ड्रग होती है ना, ये अभी आप फार्माकोलॉजी आगे पढ़ेंगे सेकंड या थर्ड में, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन की ड्रग है ट्रीटमेंट करने की, किसके, माइस्थीनिया ग्रेविस में। अदर ड्रग की बात करें तो पारिडोस्टिमिक हो गया एंड इम्बोनियम हो गया, ठीक है। इम्बोनियम इस समय सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसका डोसेज देख लें
तो इसका डोजेस क्या होता है 15 से 30 mg TID, मतलब एक दिन में 3 बार दिया जाता है। एंड रूट ओरल रूट से या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी इसको दिया जा सकता है। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है नोजिया हो सकता है, स्वेटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब इसका क्या हो सकता है हमारा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। अब जो हमारी दूसरी ड्रग आती है, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स आती है। तो एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स में होता क्या है, जैसे इसमें जो ड्रग आते हैं प्रिडिनिसोन आते हैं। प्रिडिनिसोन आपने बहुत ही देखा होगा, बहुत ही मेडिकल में आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो ड्रग होती है पेशेंट को दी जाती है ओनली व्हेन एसिटाइल कोलिन स्टेज नॉट वर्क, जब एंटी कोलिन स्टेज वर्क नहीं करता है तभी इसका यूज किया जाता है। जैसे अस्थमा के पेशेंट को प्रिडिनोसोन बहुत ज़्यादा दिया जाता है थियोफाइलिन के साथ में मिला के, ठीक है। उसके बाद सिम्पैथोमिमेटिक एमाइड जो ड्रग होती है, जैसे एफिड्रिन हो गया, सल्फेट हो गया विद न्यूस्टिगमिन, तो इसको दिया जाता है हमारे क्या मतलब जो हमारी एफिड्रिन सल्फेट होती है उसको न्यूस्टिगमिन के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है, उसको माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा क्या होता है ग्लाउकोमा। तो ग्लाउकोमा में सबसे मेन चीज़ आती है कि ग्लाउकोमा होता क्यों है, इसके टाइप्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ग्लाउकोमा का मतलब क्या होता है कि आपकी आंखों में जाले पड़ जाना, जिसकी वजह से आपको जो दिखाई देगा वो धुंधला दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं ग्लाउकोमा। और अगर आप ग्लाउकोमा को एक चीज़ और देखें तो मोतियाबिंद भी बोलते हैं। मोतियाबिंद का क्या मतलब होता है कि आपकी जो आंखें होती है वहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है या किसी किसी में ग्रीन कलर का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लाउकोमा। आपकी स्क्रीन पर फोटो देख रही होगी, ठीक है। तो ग्लाउकोमा क्या होता है, एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो कि ऑप्टिक नर्व को हमारे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो विजन होते हैं मतलब देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और कुछ समय के बाद ये हमको अंधापन भी कॉज कर सकता है, जिसे मोतियाबिंद ही ग्लाउकोमा कहा जाता है। इसका कॉज क्या होता है एक्वस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर क्या होता है कि जो आपकी आंखों से लैक्रिमल फ्लूइड निकलता रहता है उसी को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। प्रोड्यूस बाय सिलियरी बॉडी, मतलब सिलियरी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं जब इसका मतलब कहने का क्या है जो इसका बाहर निकलने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो आंखों के अंदर हमारे क्या होता है एक प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से ये हमारा कॉज होता है क्या ग्लाउकोमा। अभी हम मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। इट फ्लो फ्रॉम द पोस्टीरियर थ्रू द पुपिल इनटू एंटीरियर, मतलब पीछे से आगे की तरफ हमारी बहती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखिए, ये जो डायग्राम बना है बहुत अच्छा नहीं बना है, बस समझाने के लिए हम समझा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा वाइट्रस ह्यूमर है, तो यहीं से हमारा जो फ्लूइड होता है वो निकलता है और ये फ्लूइड यहाँ पर आके स्टोर होता है। यहाँ से ड्रेनल कैनल, मतलब ड्रेनेज कैनल क्या होती है, ड्रेन का मतलब क्या होता है निकालना, मतलब जैसे आपने वॉशिंग मशीन में ड्रेन लिखा होता है, ठीक है। तो ड्रेन का मतलब क्या होता है पानी को निकालना। तो यहाँ पे क्या कहता है जो एक्वस ह्यूमर होती है ये आपके देखिए ऑप्टिक नर्व, ये आपकी आई है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज कैनल के द्वारा आपकी ये जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर हो रही है, इसका मतलब इसका आउटफ्लो जो है वो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब आउटफ्लो नॉर्मल है तो इसका अंदर जो प्रेशर बनेगा वो भी आपका नॉर्मल ही होगा। अब क्या होगा कि ये जो होता है ये स्थिति जो होती है यहाँ पर ये इसको ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा जो ये एक्वस ह्यूमर है ये बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक्वस ह्यूमर आप देख सकते हैं यहीं से बाहर निकल रहा है और ये ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब ये ब्लॉक कर देगा किसको, एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को। अब जब एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को ये ब्लॉक कर देगा तो हमारे अंदर जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। IOP जो होता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा। कैसे है कि जब यहाँ से हमारी जो मतलब जो भी फ्लूइड होगा निकल नहीं पाएगा तो ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ये जब अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा कुछ ना तो कुछ प्रेशर वहाँ पे लगेगा, तो प्रेशर लगेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा जो इसका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये हमारी ऑप्टिक नर्व पर डायरेक्ट अटैक कर देंगी और उसको डैमेज कर देंगी, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व आपकी क्या हो जाती है डैमेज होती है, इसी को बोलते हैं ग्लाउकोमा। यही होता है ग्लाउकोमा होने के कारण, ठीक है। अब इसके जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंगल ग्लाउकोमा, एक होता है क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। तो जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है ये मोस्ट कॉमन ग्लाउकोमा होता है, ये आप जनरली देख सकते हैं कॉज रिमेन अनक्लियर, ठीक है। जिसका जो कॉजिटिंग एजेंट है या क्यों होता है इसका जो जानना, इसका जो पीछे का कारण है वो अभी तक अननोन ही है या अनक्लियर है, ठीक है। इन दिस ऑर्डर मतलब इसमें क्या होता है कि जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है आपका इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम, मतलब आज आपका मान लीजिए 1 है, कल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर परसों 4 हो जाएगा। इसी तरह से क्या कहते हैं ये ग्रेजुअली के तौर पे इसका बढ़ता रहता है ओवर द मंथ्स एंड द ईयर बट नॉट कॉज पेन, लेकिन ये आपके बॉडी के अंदर या आपकी आंखों के अंदर कोई भी पेन कॉज नहीं करता है। इनिशियली दिस डिसऑर्डर कॉज स्लो ऑफ द पेरिफेरल विजन, मतलब जो इसका हमारा आपका शुरुआती लक्षण आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है। एंड रिमेन अननोटिस अंटिल ओनली द सेंट्रल नर्वस
एट द टनल विजन। और जब तक ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर इफेक्ट नहीं कर देगी, जब तक आपको ब्लाइंडनेस कॉज नहीं करा देगी, तब तक इसको आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। तो ये क्लोज एंगल जो ग्लाउकोमा होता है ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा से लेस कॉमन होता है, मतलब कहने कि बहुत ही रेयर में पाया जाता है। इन इफेक्ट ओनली वन आई, और केवल एक ही आई को ये इफेक्ट करता है इन द पीपुल ओवर 40 ईयर। जैसे आपने देखा कि 40 साल के जो हो जाते हैं उससे ऊपर या 60 साल के हो जाते हैं, उन बुढ़ों मतलब बुजुर्गों की आंखों में आप देखे होंगे कि उनकी जो आंखें होती हैं वो नीली हो जाती हैं। तो वो कुछ ग्लाउकोमा के लक्षण ही होते हैं, और बाद में धीरे धीरे उनको दिखना भी बंद हो जाता है। इन एक्यूट एंगल ग्लाउकोमा, अगर हम एक्यूट एंगल ग्लाउकोमा की बात करें, दी एंगल बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया, मतलब आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में जो एंगल बनेगा बिकम नारो, वो नारो हो जाता है, व्हिच स्लोली सडनली वो आपका सडनली ब्लॉक कर हो जाएगा। इसी ब्लॉकिंग के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सेलमैन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो नारो कॉन्ट्रिक्शन होता है उसका ब्लॉकेज क्या कहलाता है, तो आपको वहाँ पे सेलमैन आपको ऑप्शन वहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद इसमें हमारा जो लास्ट पेज आता है ड्रग्स, तो इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले ड्रग है जो हमारी बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द एडेनिल साइक्लेज। एडेनिल साइक्लेज क्या होता है कि हमारी जो एटीपी होती है उसको एएमपी में कन्वर्ट कर जाता है। मतलब हमारा एएमपी हमारा क्या होता है, एक सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, उसमें हमारा ये चेंज कर देता है एंड कॉज डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वासोमर, और क्या कहते हैं एक्वासोमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या मतलब इस ड्रग की एडवर्स इफेक्ट का जो बर्निंग हो सकता है, ब्लड विजन मतलब आपको धुंधला दिखाई देगा, ड्राइंग ऑफ द आई मतलब आपकी आंखें सूख जाएंगी, एंड ब्रेडिकार्डिया भी कॉज कर सकता है। जैसे ड्रग के एग्जांपल के तौर पे बीटॉक्सोलोल हो जाएगा, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 0.25% होती है, एंड टीमोलोल हो जाएगा 0.25 कंसंट्रेशन है, 0.5 कंसंट्रेशन का सोल्यूशन इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसकी नेक्स्ट ड्रग होती है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, एक्वस ह्यूमर को आउटफ्लो को ये इंक्रीज कर देता है। अब वहाँ से जब आपको इंक्रीज कर देगा तो वहाँ से आउटफ्लो ड्रेनेज कैनल के द्वारा मतलब जो एक्वस ह्यूमर होगा वो बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से अंदर जो प्रेशर बनना है वो कम हो जाएगा। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये भी समझ में आएगा। अगर इसके एडवर्स एक्शन की बात करें तो ये ऑकुलर हाइपरमिया काज कर सकता है, ब्लड विजन एंड ड्राइंग ऑफ द आइज। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉगस, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बीमोट्रोपास्ट हो गया, लेटोनोप्रास्ट हो गया, एंड ट्रोबोप्रास्ट हो गया, एंड यूरोप्रोस्टोन हो गया। तो ये आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप की ड्रग होती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्या होता है, ये क्या कर देता है, एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर देता है। अब जब ये एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर देगा तो वहाँ पर एक्वस ह्यूमर ज़्यादा पाया नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा प्रेशर जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लाउकोमा हो जाएगा उससे हमको रिलीफ मिलेगी। इसका एडवर्स एक्शन क्या हो सकता है, ऑकुलर बर्निंग हो सकता है, केराटिस हो सकता है। केराटिस मतलब केराटिस एक प्रोटीन होती है जो कि गाजर में पाई जाती है, उसकी कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है, ब्लड विजन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसके जो ड्रग होती है बेंजोडोमाइड होती है, डोराजोलामाइड होती है, एसिटाजोलामाइड होती है। और उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है एडिनर्जिक एगोनिस्ट। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये क्या करता है, पेरिसिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिलीजिंग ऑफ द नॉन एपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देगा। वहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन मतलब क्या हो जाएगा, रिलीज नहीं होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पर एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाएगा। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो माइड्रेसिस हो जाएगा, ब्लीडिंग, फैटिगो, हेडेक, ड्राइंग ऑफ द माउथ ETC कॉज कर सकता है। और इसकी ड्रग जो हमारे कहते हैं हमारी कौन सी, एप्राकोलिडीन होती है, ब्रिमोनिडीन होती है, एपिनेफ्रिन होती है, एंड डिपिवेरिफिन होती है। उसके बाद तो हमारी ड्रग ट्रीटमेंट हो गई। अब हमारी क्या था, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट, जैसे सर्जरी हो गई, तो आप डायरेक्ट सर्जरी करा के भी इसका इस्तेमाल हम मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लेजर ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आपकी जहाँ पे भी आपकी आंखों के अंदर ग्लाउकोमा हो जाता है तो वहाँ पे आपको एक लेजर की लाइट के द्वारा, एक लेजर रेज के द्वारा आपको वहाँ पे सीधा अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा सही हो जाता है। एंड जो इसका यूज किया जाता है क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा को ही ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में, अगर वीडियो आपको समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।